नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटनाओं में 6 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल हो जाने से साफ है कि तमाम कवायदों के बावजूद सरकार वहां शांति स्थापित कर पाने में नाकाम है। वहां हिंसा शुरू हुए करीब 4 महीने हो गए हैं और इस बीच पुलिस से लेकर सेना तक का सहारा लेकर टकराव में शामिल गुटों को काबू में करने की कोशिशें जारी हैं, मगर आज भी वहाँ जैसे हालात हैं उसके मद्देनज़र सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि मणिपुर में गुरुवार को चुराचांदपुर बिष्णुपुर सीमा पर 2 गुटों की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। चुराचांदपुर कुकी जोमी बहुल इलाका है और बिष्णुपुर में ज़्यादातर आबादी मैतेई समुदाय की है। ताज़ा संघर्ष में मारे गए लोगों में वहाँ के एक लोकप्रिय गीतकार की भी जान चली गई। मंगलवार से अब तक गोलीबारी में कुल 9 लोग मारे जा चुके हैं। इन घटनाओं के बाद एक रिवायत की तरह पुलिस की ओर से फिर यही कहा गया है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सवाल है कि इतने लंबे संघर्ष और इसमें शामिल समूहों के चिन्हित होने के बावजूद सरकार और प्रशासन हिंसा और अराजकता को रोकने के मामले में क्यों लाचार दिख रही है। विडंबना है कि इस मसले पर उच्चतम न्यायालय सरकार को हिदायत दे चुका है कि वह हिंसा पर लगाम लगाने और शांति कायम करने के लिए ठोस कदम उठाए, जरूरी कार्रवाई करे। उसकी तरफ से गठित निगरानी समिति मणिपुर में काम शुरू कर चुकी है, मगर इससे अफसोसनाक और क्या होगा कि इसके बावजूद वहाँ के कई इलाके अब भी अशांत हैं। हालांकि राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण में कर लेने का भरोसा जता रही है, लेकिन पिछले कई महीने से जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि हिंसा को रोक पाने में वहाँ की पुलिस व्यापक पैमाने पर नाकाम साबित हुई है। यह बेवजह नहीं है कि जिन इलाकों में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टकराव अधिक था और उससे निपटना एक जटिल चुनौती थी, वहां हालात पर काबू पाने के लिए सेना को भी उतारा गया। पर ऐसा लगता है कि इस समस्या से उपजी चिंता गहराती जा रही है। गौरतलब है कि बीती मई की शुरुआत में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के मसले पर शुरू हुए विरोध के बाद हिंसा भड़क गई और उसका दायरा फैलता चला गया। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष में लगभग 200 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शांति समिति का भी गठन किया गया था, मगर
अब भी दोनों समुदायों के बीच हिंसा को रोक पाना संभव क्यों नहीं हो सका है। दूसरी ओर यह स्थिति भी पैदा हुई कि कुकी समुदाय की ओर से अपनी उपेक्षा को कारण बताते हुए स्वायत्त प्रशासन की मांग उठाई गई। सवाल है कि हिंसा शुरू होने के मूल कारणों पर गौर करना और उसे सुलझाने के लिए कोई रास्ता निकालना सरकार को क्यों जरूरी नहीं लग रहा है। फिलहाल सबसे प्राथमिक कदम यह होना चाहिए कि सरकार हिंसा और टकराव को रोकने के साथ ही इसमें शामिल सभी पक्षों से बातचीत का हर संभव कदम उठाए, क्योंकि समस्या चाहे जितनी भी जटिल हो, उसका समाधान आखिरी तौर पर संवाद से ही निकलेगा। जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और दूसरे खर्चों के मद में बढ़ोतरी मुख्य रूप से महंगाई को ध्यान में रखकर की जाती है। यह अलग बात है कि इसका आकलन और निर्धारण खुद जनप्रतिनिधि ही करते हैं, मगर कई बार यह बढ़ोतरी इतनी अतार्किक हो जाती है कि उसकी तरफ स्वाभाविक ही अंगुलियां उठने लगती हैं। दिल्ली नगर निगम में पार्षदों के मासिक और बैठक भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कुछ वैसा ही है। नगर निगम ने पार्षदों का मासिक भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए और बैठक भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। हालांकि उन्हें भत्ते के रूप में मिलने वाली मौजूदा राशि आज के समय में बहुत कम कही जा सकती है। 3,000 रुपए महीने में तो आजकल किसी विद्यार्थी का भी खर्चा नहीं चल पाता। 300 रुपए में कई लोगों का जेब खर्च नहीं चलता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनमें बढ़ोतरी की मांग वाजिब थी, मगर 300 रुपए से बढ़ाकर एकदम से 25,000 रुपए कर देने को लेकर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। इस बढ़ोतरी पर दिल्ली की महापौर का कहना है कि चूंकि निगम पार्षदों को कोई वेतन नहीं मिलता, उन्हें भत्ता दिया जाता है, इसलिए इतने भत्ते में उनका खर्च नहीं चल पाता। यह पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी को अपने जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते बढ़ाने को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जब पहली बार दिल्ली में विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी, तब भी सवाल उठे थे। तब मुख्यमंत्री का कहना था कि विधायकों को चूंकि अपने दफ्तर का खर्च भी उठाना पड़ता है, सैकड़ों लोग उनके दफ्तरों में रोज आते हैं, उन्हें चाय पानी पिलाने आदि पर खर्च करना पड़ता है, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क करना पड़ता है और इन सब में काफी खर्च आता है। महंगाई बढ़ने से उनके वेतन और भत्तों से वह खर्च पूरा नहीं हो पाता। फिर उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि दूसरे दलों के विधायक चूंकि दूसरे तरीकों से अपने खर्चे जुटा लेते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक उन्हीं पैसों से खर्च चलाते हैं जो उन्हें सरकार देती है। यही तर्क पार्षदों के मामले में भी दिया जा सकता है, मगर यह सवाल फिर भी बना रहेगा कि क्या जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्तों में
बढ़ोतरी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। इस बढ़ोतरी से यह भी सवाल उठता है कि आखिर अब तक इसमें बढ़ोतरी की मांग क्यों नहीं उठी और क्या कैसे पार्षद 3,000 रुपये मासिक और 300 रुपये प्रति बैठक भत्ते से अपने खर्च चलाया करते थे। दिल्ली नगर निगम में अक्सर अनियमितताओं की शिकायतें आती रहती हैं। बहुत सारे काम चूंकि ठेके पर होते हैं, इसलिए उनमें कमीशन खोरी भी जग जाहिर है। ऐसे में शायद पार्षदों को सरकार से मिलने वाले भत्ते की कम राशि से कोई फर्क न पड़ता रहा हो, मगर आम आदमी पार्टी इनमें बढ़ोतरी करके अनियमितताओं पर रोक लगाने का दावा कैसे कर सकती है। इससे बेशक करदाता का पैसा अधिक खर्च होना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को शहरी विकास विभाग और उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसलिए देखने की बात है कि इसमें वास्तविक बढ़ोतरी कितनी हो पाती है। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा हो। जो वर्ड्स आपसे छूटे हो, मिस हेयरिंग हुई हो या आउटलाइन बिगड़ी हुई हो, ठीक, उनको आप फाइंड आउट करिए। आउटलाइंस 2 से 3 लाइन कम से कम बना के प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कोई शिकायत है, सुझाव है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कर दें, ठीक। दैट्स ऑल। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। थैंक यू। और वीडियो की पिक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।